हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लेक्चर नंबर 2। और इसमें बेसिकली हम लोग सेल डिवीजन कंप्लीट करेंगे विथ प्रॉपर निमोनिक्स। ठीक है। सेल डिवीजन पहले पढ़ो कि सेल डिवीजन स्ट्रासबर्गर में प्लांट सेल के अंदर 1875 में सेल डिवीजन का खोज हुआ था और एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन का डिस्कवरी वॉल्टर फ्लेमिंग किए थे 1879 में। जाइगोट हमारा सेल डिवीजन के बाद एक एग था, एक स्पर्म था, दोनों मिल करके हमारा बनाया जाइगोट। जाइगोट अब डिवाइड करते करते बनाएगा इम्ब्रायो। जाइगोट डिवाइड करते 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 बनाएगा इम्ब्रायो, और वो इम्ब्रायो फिर बच्चा अ, बनेगा। अ, और उसके बाद फिर वो जब पैदा होगा तो फिर उसका फर्दर ग्रोथ बन हो करके वो एक पूरा ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिज्म बन चुका होगा, है ना। तो एक हमारा छोटा सा सेल डिवीजन करते करते एक पूरा ह्यूमन बॉडी बना लेता है। तो यही है सेल डिवीजन, समझ में आया। जाइगोट सेल डिवाइड करके ह्यूमन बॉडी और ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अब ये टू टाइप्स का डिवीजन होता है इसमें, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है। अब इसी माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में पढ़ना है। माइटोसिस हमेशा याद रखो कि वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। एक सिंपल सा अगर तुम लोग समझो, तो अगर मान लो तुम्हारा हाथ कट जाता है, ठीक है, एक मान लो कि तुम्हारा स्किन में कहीं का सेल, कहीं हाथ का सेल डैमेज हो जाता है। अब यहाँ पर तुमको वापस से डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए यहाँ पर एक और न्यू सेल चाहिए। तो अगर हम तुमको बोलते हैं नहीं पूरा सेल नहीं देंगे, आधा ले लो, तो क्या आधा लोगे? आधा से काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसीलिए तब यहाँ पर करोगे माइटोसिस। जब भी कहीं पर भी स्किन का सेल्स, पूरे बॉडी में कहीं पर भी कोई सेल्स डैमेज हो जाता है, तो उसके जगह पे तुमको नया सेल चाहिए। और जो एक सेल डैमेज हुआ है तो वहां पर तुमको एक ही सेल चाहिए। आधा अगर बोलेंगे आधा क्रोमोसोम नंबर वाले सेल ले लो, तो वो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक मतलब होता है बॉडी। ठीक है। ये याद रखना कि वेजिटेटिव ग्रोथ कहाँ देखने को मिलेगा? सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स रिमेन इक्वल रहता है और इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए माइटोसिस काम आता है जब कहीं हाथ कट गया, कहीं डैमेज हो गया, कहीं सेल का ग्रोथ कराना है, तो वहां पर तुमको पूरा सेल चाहिए। जितना सेल डीजेनरेट हुआ है उतना ही सेल तुमको चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन से हम लोग को माइटोसिस कराना पड़ेगा। और मियोसिस क्या होता है? तो मान लो कि हमारा एक जाइगोट बनाना है, एक मेल से स्पर्म ला करके और फीमेल से हमारा ओवम ला करके हमें एक जाइगोट बनाना है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो 46 होता है। एक ह्यूमन बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। तो अगर हम लोग को जाइगोट बनाना है तो जाइगोट भी हमको ह्यूमन ही बनाना है, 46 बनाना है। तो अगर मेल भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देंगे और फीमेल भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देंगे, तो फिर ये दोनों तो 92 बन जाना है। तो फिर ये तो दूसरा प्रजाति हो जाएगा ना। जाइगोट तो हमारा ह्यूमन बनाना है, ह्यूमन का जाइगोट बनाना है, दूसरा प्रजाति का जाइगोट नहीं बनाना है। तो अब यहाँ पर मेल 23 क्रोमोसोम देंगे और फिर यहाँ पर फीमेल 23 क्रोमोसोम देगी। और तब जाकर के ये जो बच्चा बनेगा इसके अंदर आएगा 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा नहीं चाहिए, हमें आधा ही चाहिए। पूरा दे दोगे तब गड़बड़ी हो जाएगा। और बॉडी का सेल्स जहाँ डैमेज हो रहा था वहां पे आधा नहीं चाहिए था, वहां पूरा चाहिए था। तो जहां पर पूरा चाहिए बॉडी का सेल्स में डैमेज के समय, सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी में जब हम लोग को पूरा सेल चाहिए वैसा का वैसा, तो उसमें हम लोग करेंगे माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, जहां इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग को वापस मिले। और फीमेल के अंदर और मेल के अंदर जब हम लोग रिप्रोड्यूस कराते समय जब हम लोग जाइगोट बनाएंगे तो अब हम लोग को चाहिए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शनल डिवीजन, रिड्यूस हुआ है नंबर, और इसको बोलते हैं मियोसिस। ठीक है। तो माइटोसिस हो जाएगा वेजिटेटिव ग्रोथ, इसमें इक्वल नंबर ऑफ सेल हम लोग को वापस रीजनरेशन हो जाता है और ये बॉडी और सोमैटिक सेल्स में होता है। मियोसिस हमारा होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। नंबर ऑफ सेल्स हमारा यहाँ पर हाफ हो जाता है और इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिविजन। ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स नहीं हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। पर आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे।
अभी के लिए जो तुम लोग के बुक में दिया हुआ है तो यही दिया हुआ है कि माइटोसिस वेजिटेटिव ग्रोथ है, सोमैटिक बॉडी सेल्स में होता है। मियोसिस रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। माइटोसिस नंबर ऑफ सेल इसमें इक्वल रहता है, मियोसिस में नंबर ऑफ सेल हाफ हो जाता है। और इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इक्वल रहता है। और मियोसिस में क्योंकि आधा आधा चाहिए ताकि एक जाइगोट बने, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, देखो माइटोसिस में 2n सेल, ये क्या है, एक सेल है, यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2 × 23। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब दूसरा सेल हम लोग को डिवाइड करने के बाद मिलेगा, ये भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, इसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। पर मियोसिस के अंदर एक 2n सेल, मान लो एक स्पर्म है, 46 है, तो ये जब स्पर्म का डिवीजन होगा तो ये 23 और 23 में बट जाएगा। तो सारा स्पर्म्स के अंदर कितना क्रोमोसोम नंबर रहेगा, 23 और 23। तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर मियोसिस कराना होता है, ताकि स्पर्म्स के अंदर कितना रहे, आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहे, ताकि फिर फीमेल से आधा है और ये आधा 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 मिलकर के पूरा हो जाए और एक जाइगोट हमारा, ह्यूमन बींग्स में जितना क्रोमोसोम रहता है, जाइगोट में भी उतना ही क्रोमोसोम रहेगा। अब ये देखो इसका फंक्शन, रिपेयर ऑफ डैमेज सेल, कहीं पर भी बॉडी में कहीं पर भी डैमेज हो गया तो वहां पर माइटोसिस काम देगा। कहीं ग्रोथ कराना है, क्रोमोसोम ऑफ द स्पीसीज को मेंटेन रखना है, तो वहां पर 46 हम लोग को मेंटेन करना है, इक्वेशनल डिवीजन काम आएगा माइटोसिस। पर जहां पर भी गैमेट का फॉर्मेशन करना है, स्पर्म बनाना है, ओवम बनाना है, वहां काम आएगा मियोसिस। और कहीं पर भी वेरिएशन और इवोल्यूशन स्पीसीज में कौन ला रहा है, मियोसिस ला रहा है। 46 का 46 तुम पूरा उतार दिए, ठीक है, तो इसमें तुम क्या चेंजेस किए, कोई चेंजेस नहीं किए, तो यहाँ वेरिएशन का तो नाम ही नहीं उठता है। पर यहाँ 2n था, यहाँ n हो गया, तुम आधा कर दिए, तो कुछ क्वालिटीज जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तो इसीलिए वेरिएशन यहाँ दिखेगा, इवोल्यूशन दिखेगा, वेरिएशन के साथ ही आदमी इवॉल्व होते रहता है। अब यहाँ पर देखो सेल डिवीजन को, माइटोसिस मियोसिस, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि एक पेरेंट सेल था जिसके अंदर डीएनए के अंदर 2n मेंटेन था। ये क्या है, डीएनए के अंदर मान लो 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसके अंदर 2n = 4 है। 2n = मान लो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n = 46। अब यहाँ पर ये भी तुम्हारा दो डॉटर सेल बनाया, एक पेरेंट सेल था, ये तुम्हारा डिवाइड किया और दो डॉटर सेल बनाया। दो डॉटर सेल बनाया, इसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर मेंटेन है उतना ही, और उसके अंदर क्रोमोसोम 2n है, इसके अंदर भी 46 है, इसके अंदर भी 46 है, माइटोसिस। पर मियोसिस में क्या होता है, एक एडल्ट मेल लिए और एक फीमेल लिए, एडल्ट फीमेल लिए, दोनों का क्रोमोसोम, दोनों का क्रोमोसोम कितना है, 46 है। पर रिप्रोडक्टिव सेल क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन क्या अपनाएगा, मियोसिस अपनाएगा। मियोसिस क्या था, रिडक्शनल डिवीजन, रिड्यूस कर देगा नंबर। तो एडल्ट मेल में स्पर्म का नंबर हो जाएगा 23 और फीमेल में नंबर हो जाएगा 23, दोनों मिल करके जाइगोट बनाया जिसका नंबर हो गया 2n46। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम नंबर अनचेंज्ड रहता है, जैसे था 2n वैसे ही 2n उतर गया डॉटर सेल में, तो इसलिए बोलते हैं इसको इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ था, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस सोमैटिक सेल ऑफ द बॉडी में होता है, बॉडी का सेल्स में। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द बॉडी में होता है, स्पर्म और ओवम बनाने के लिए। माइटोसिस का टर्म कौन दिया था, तो फ्लेमिंग दिया था, वॉल्टर फ्लेमिंग। किस सन में दिए थे, तो 1882 में दिए थे। माइटोसिस का मतलब ही होता था थ्रेड फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये चीज याद रखना है, ये फैक्ट है कि वॉल्टर फ्लेमिंग दिए थे 1882 में माइटोसिस का डिस्कवरी। वेरिएशन और हेरिडिटी किससे कहते हैं, वेरिएशन बस इतना याद रखो, जो भी डिफरेंस आया है किसी भी ट्रेट्स में, किसी भी क्वालिटीज में, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो भी क्वालिटीज हेरिडिटी हुआ है, हेरिडेटेड हुआ है, और उसमें कुछ चेंज आ गया है, ठीक है, जो भी डिफरेंस है उसी को बोलते हैं वेरिएशन। कि मान लो कि मम्मी का बाल ब्राउन था, पापा का बाल ब्लैक था, और फिर जो बच्चा आया है उसका उसका जो बाल है वो कुछ ब्लैक और ब्राउन के बीच में आ गया। या फिर मान लो मेल में, फादर में आंख का कलर ब्राउन था और फीमेल में आंख का कलर
ब्लैक था, और जो बच्चा है उसका आंख का कलर ग्रे हो गया, ब्लू हो गया, तो ये वेरिएशन आ गया। ठीक है, तो डिफरेंस इन ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स हेरिडेटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी किसको कहते हैं? जो लाइकनेस आया है, जो वेरिएशन आया है, कुछ भी आया है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, चाहे वो वेरिएशन हो चाहे वो लाइकनेस हो, तो उसे बोलते हैं हेरिडिटी। ये हमें पूर्वज से अपना मिला है। तो हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी हमारा किससे आता है? तो जीन से आता है, और जीन हमारा क्रोमोसोम के अंदर हमारा जीन होता है। क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर हमारा जीन होता है। ये हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, और जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। व्हाई सेल्स नीड्स टू डिवाइड? क्यों सेल को डिवाइड करना है? सेल को इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि सेल को ग्रोथ चाहिए। एक जाइगोट बन गया, अब उस जाइगोट को एम्ब्रायो बनाना है, एम्ब्रायो फिर से फिर बेबी बनाना है, बेबी से फिर एक एडल्ट बनाना है। तो उसलिए उसमें सेल में ग्रोथ होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए। कहीं भी कुछ भी डैमेज हुआ कोई भी सेल, तो वहां पर रिपेयर होने के लिए सेल का डिवीजन चाहिए। सेल का रिप्लेसमेंट चाहिए, कि अगर कोई सेल वॉर्न आउट हो गया, डैमेज हो गया, इन्फेक्ट हो गया, तो वहां पर रिप्लेसमेंट हो सके सेल का। रिप्रोडक्शन होना चाहिए, कि मान लो कि मेल में और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सेल बनना चाहिए, ताकि फिर आगे चल करके जाइगोट बने, और ये हमारा हेरिडिटी चलता रहे। ठीक है, तो सेल साइकिल क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट, एक सेल डिवीजन से दूसरा सेल डिवीजन तक जो भी चीज चला है उसको बोलते हैं एक साइकिल। एक साइकिल चल रहा है, समझ में आया? तो जो जो इवेंट एक सेल डिवीजन से अनदर सेल डिवीजन तक चला है उसी को बोलते हैं सेल साइकिल। अब ये सेल टाइप इसको याद रखना है, ठीक है, कि ब्रेन सेल्स कब तक डिवाइड होता है? तो ब्रेन का सेल्स लाइफ टाइम तक, लेंथ ऑफ द टाइम याद रखना है कि डिवाइड होते रहता है। बोन सेल्स कब डिवाइड होता है? तो 25 से 30 ईयर्स तक डिवाइड होता है। मसल सेल्स कब डिवाइड होता है? तो 10 to 16 ईयर्स तक डिवाइड होता है। नर्व सेल्स कब डिवाइड होता था? ह्यूमन नर्व सेल्स, तो वो वूम में ही डिवाइड हो जाता था, जब बच्चा माँ के पेट में होता था। फैट सेल्स 8 ईयर्स तक इसका डिवीजन हो सकता है। लिम्फोसाइट्स ओवर 1 ईयर, ठीक है, और लिवर हेपेटोसाइट 0.5 से 1 ईयर। ये सब याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है तो हम बता देते हैं। एक रेड ब्लड सेल्स याद रखो कि 120 डेज उसका लाइफ स्पैन होता है। एक तुम्हारा ब्लड न्यूट्रोफिल्स, WBC वाला 1 to 5 डेज याद रखो। ये ब्रेन सेल्स याद रखो, ये मसल सेल्स याद रखो 10 to 16 ईयर्स, ठीक है, बस। और हमको नहीं लगता है कि कुछ पूछेगा, ऐसे देख के सब जाओ, पर ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल में, सेल साइकिल में देखो सिंपल सा समझो, ये एक सेल है हमारा, ठीक है। इस सेल में किसी भी कुछ भी होता है, एक मान लो कि हमको एग्जाम देना है, ठीक है, हमको मान लो कि मेडिकल का एंट्रेंस क्लियर करना है। उसके लिए तैयारी कितने साल होता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी आदमी कर रहे हैं, ड्रॉप ले लेकर के कर रहे हैं। और एग्जाम कितने घंटे का देंगे? मात्र 2 से 3 घंटे का, 3 घंटे का पेपर देंगे। 3 घंटे के पेपर के पीछे आदमी 3-3 साल का मेहनत कर रहा है। तो इसीलिए हमेशा जो प्रिपरेटरी फेस होता है, प्रिपरेशन का समय होता है, वो ज्यादा होता है कंपैरिजन एक्चुअल में जो हो रहा है एग्जाम, एक्चुअल में जो पेपर लिख रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ समझो कि 95% ड्यूरेशन ये हमारा प्रिपरेटरी फेस ले लेगा, प्रिपरेशन करने के लिए, समझ में आया? और 5% ड्यूरेशन हमारा एक्चुअल डिवीजन ले जाएगा। 5% डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन ले जाएगा 5% ड्यूरेशन, ठीक है। अब इसमें देखो, 95% ड्यूरेशन में 3 फेसेस में बांटो। 95% ड्यूरेशन इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ये प्रिपरेटरी फेस को बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। और एक्चुअल डिवीजन को बोलते हैं डिवीजन फेस। अब ये प्रिपरेटरी फेस 3 चीज में बटा हुआ है, एक G1 फेस, एक S फेस और एक G2 फेस, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा, अगर इसमें भी इंटरफेस में भी पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा फेज है, सबसे ज्यादा कौन सा फेज ड्यूरेशन लिया है, तो इसमें G1 सबसे ज्यादा ड्यूरेशन लिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसको बोलते हैं गैप 1 या फिर ग्रोथ 1, गैप 1 या फिर ग्रोथ 1 फेज। उसके बाद S फेज, इसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज, और इसको बोलते हैं ग्रोथ 2 या गैप 2 फेज, ठीक है। ये हो जाएगा एक्चुअल डिवीजन। अब इसमें भी एक्चुअल डिवीजन में क्या है? अब यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन में सबसे पहले होगा प्रोफेस, फिर उसके बाद एक्चुअल डिवीजन में आएगा मेटाफेस,
फिर मेटाफेज से आएगा तुम्हारा एनाफेज सब, और एनाफेज से फिर एक आएगा टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद आएगा फाइनली साइटोकाइनेसिस, और ये साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन। ठीक है, तो यही हम लोग को पढ़ना है कि एक सेल का डिवाइड यहाँ से, अब यहाँ पर साइटोकिनेसिस के बाद दो सेल बन जाएगा। एक सेल को डिवाइड करने के लिए ये पूरा साइकिल लगा है, इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। इसमें बहुत सारे इवेंट है, G1 इवेंट, S इवेंट, G2 इवेंट, और उसके बाद आखिर में सेल दो ठो डिवाइड करेगा। प्रिपरेशन फेज हमेशा एक्चुअल फेज से ज्यादा होना चाहिए, तो 95% प्रिपरेटरी फेज होगा, 95% का टाइम लगेगा, और यहाँ मात्र 5% का टाइम रहेगा एक्चुअल डिविजन में। ठीक है, तो 95% प्रिपरेटरी फेज को इंटरफेस बोलते हैं, 5% एक्चुअल डिवीजन जब होता है उसको डिवीजन फेज बोलते हैं। प्रिपरेटरी फेज हमारा तीन भाग में बटा हुआ है, G1, एस फेज, G2, और इसको बोलते हैं इंटरफेस। और बाकी का फिर यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन में होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फाइनली साइटोकिनेसिस के बाद दो सेल हमें मिल जाएगा। अब G1 से स्टार्ट करते हैं। G1 हमारा देखो, इंटरफेस में भी अगर बोले कि कौन सा तीनों में से कौन सा ज्यादा समय लेगा, तो G1 समय लेगा। 11 आवर इसमें लगेगा, 7 आवर इसमें लगेगा, 3 आवर इसमें लगेगा, और 1 आवर इसमें लगेगा। तो 11 7 18, 18 और 3 21, और 18, सॉरी 18 और 3 ना, तो यस 21 और 1 आवर, 22 आवर्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा देखो G1, ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन से, ये जीवन जो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा वो चला जाएगा जी नॉट में। ठीक है, मान लो कोई ऐसा सेल है जो रेडी नहीं है प्रिपरेशन के लिए, कोई कोई होता है ना कि हमको इस प्रिपरेशन फेज में पढ़ना ही नहीं है, हमसे होगा ही नहीं, तो वो पहले ही जीवन फेज में आएगा, उसके बाद देखेगा ना मेरा बस का बात नहीं है, चलो हम चले यहाँ से निकले, तो फिर वो वहां से निकल जाएगा और वो चला जाएगा जी नॉट फेज में। जी नॉट किसको बोलते हैं? इस समय सेल डिवाइड नहीं करता है, जो सेल जिसमें डिवाइड करने का कैपेसिटी नहीं होता है या फिर वो डिवाइड नहीं करना चाहता है, वो चला जाता है जी नॉट फेज में। इसको क्या बोलते हैं? इनएक्टिव स्टेज या क्विसेंट स्टेज। मतलब सेल गया चुपचाप से जाकर के वहां सो गया, समझो जी नॉट फेज में। अब आगे चल करके पढ़ोगे कि ऐसा नहीं है कि बस इसमें क्या होता है ना, सेल डिवाइड नहीं करता है पर मेटाबॉलिकली पूरा एक्टिव रहता है। इनएक्टिव कैसे रहता है? तो डिवाइड नहीं करता है, ग्रोथ नहीं दिखाता है, इसलिए इनएक्टिव रहता है, पर वो मेटाबॉलिकली मेटाबॉलिज्म उसका चलते रहता है। ठीक है, वो डेड नहीं हुआ है सेल। तो अब कोई भी प्रिपरेशन से निकल गया बाहर कि हमको भाई नीट नहीं करना, हमको क्लैट नहीं करना, हमको जेई नहीं करना है, तो वो क्या करेगा? वो चला जाएगा फिर हमारा जी नॉड में। ठीक है, कि अब हम इस प्रिपरेशन वाले फेज से बाहर चले जाते हैं, तो जो सेल डिवाइड नहीं करना चाहेगा वो चला जाएगा क्विसेंट स्टेज में या इनएक्टिव स्टेज में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया G1 फेज 11 आवर का, S फेज हमारा 7 आवर का, और G2 फेज हमारा 3 आवर का। और ये पूरा एक सेल डिवीजन हमारा एक्चुअल डिवीजन फेज लेगा मात्र 1 घंटा, और साइटोकाइनेसिस के बाद दो सेल हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इन ह्यूमन सेल 24 घंटा का एक अगर सेल डिवाइड करेगा, ह्यूमन सेल में बोले थे ना कि वन ह्यूमन सेल डिवाइड्स एवरी 24 आवर्स, तो एक सेल जब 24 आवर्स में डिवाइड करता है तो प्रिपरेशन में वो 23.5 आवर्स लगा देता है, और मात्र 30 मिनट में वो माइटोटिक फेज में, डिवीजन फेज में रहता है। डिवीजन फेज को ही माइटोटिक फेज बोलते हैं, तो मात्र 30 मिनट में वो डिवाइड हो जाएगा, एक्चुअली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, प्रिपरेटरी फेज को इंटरफेस बोलते हैं, इसमें सेल डिवाइड नहीं करता है, नॉन डिवाइडिंग फेज होता है, बाकी सारा काम इसमें होता है, प्रिपरेशन इसमें करोगे पर पेपर नहीं लिखोगे, तो मोर देन 95% ड्यूरेशन। और डिवीजन फेज में क्या होता है, एक्चुअल तुम जाओगे पेपर लिखने एग्जाम में, तो ये रहता है 5% ड्यूरेशन, माइटोटिक फेज। ठीक है, यहाँ पर देखो G1 फेज में क्या होता है, इंटरफेस को बांटा गया G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 हो गया ग्रोथ या गैप फेज 1, S हो गया सिंथेटिक फेज, G2 हो गया गैप या ग्रोथ फेज 2। ग्रोथ या गैप फेज 1 में होगा फेज ऑफ एक्टिव ग्रोथ। इसमें क्या होगा, ये एक्टिव ग्रोथ का फेज है, एक सेल ग्रो करेगा, फिर वो यंग डॉटर सेल जो था वो अब ग्रो करेगा, एक्टिवली आरएनए प्रोटीन अपने अंदर सिंथेसिस करेगा, डीएनए कंटेंट को
डीएनए कंटेंट उसमें बढ़ाएगा, अनचेंज, मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं करेगा। डीएनए का जो कंटेंट रहेगा वो अनचेंज रहेगा, वो ग्रोथ करेगा, उसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। उसमें कोई खराब चीज होगा तो वो हटाएगा। ठीक है, कि अब सेल को डिवाइड करना है। तो जब भी हम लोग को डिवाइड करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना ग्रोथ लाएंगे अपने अंदर, है ना। तो फेज ऑफ एक्टिव ग्रोथ, इसको याद रखो कि ये फेज ऑफ एक्टिव ग्रोथ है, मतलब एक छोटा यंग डॉटर सेल डिवाइड करेगा, साइज में बढ़ेगा, एक्टिवली आरएनए सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, एंजाइम सिंथेसिस करेगा, और उसके बाद डीएनए कंटेंट इसमें अनचेंज रहता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए कंटेंट चेंज हो जाएगा। एस होता है सिंथेटिक फेज, इसमें रेप्लिकेशन होगा या डुप्लीकेशन होगा डीएनए का, सिंथेसाइज करेगा हिस्टोन प्रोटीन, और इसमें ईच क्रोमोसोम अब दो क्रोमैटिड में ज्वाइन हो जाएगा और ये सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेल, ये G1 फेस, S फेस, G2 फेस। G1 में क्या हुआ, एक छोटा सा सेल था, ये बड़ा होकर के ग्रो हो गया, यंग डॉटर सेल्स ग्रो इन साइज। उसके बाद यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, और ये सारा सिंथेसिस होने लगा, सेल ऑर्गेनली बनने लगा। ये हो गया G1 फेस में। एस फेस में क्या था, जो हमारा क्रोमैटिड था, ठीक है, ये सिंथेसिस हुआ, क्रोमोसोम सिंथेसिस हुआ, और फिर ये जो सिंथेसिस हुआ क्रोमोसोम दोनों अटैच हो गया, बीच में किससे, सेंट्रोमेयर से। तो क्रोमैटिन बन गया अब एस फेस में क्रोमोसोम। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जिसके द्वारा क्रोमैटिन बना क्रोमोसोम। और G2 फेस में फिर सारा माइटोकॉन्ड्रिया और जितना भी न्यूक्लियोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस सब डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा सेल ऑर्गेनेली इंटू टू। अब जा करके तब ये दो डॉटर सेल बनेगा, और फिर सारा कंटेंट इसके अंदर दोनों को इक्वली इक्वली मिल जाएगा। तो ये हो गया, देखो G1 फेज में फेज ऑफ एक्टिव ग्रोथ बड़ा होगा, एक्टिवली आरएनए डीएनए सिंथेसाइज करेगा, डीएनए कंटेंट चेंज नहीं होगा, 46 का 46 ही रहेगा, 23 है तो 23 रहेगा। सिंथेटिक फेज है, रेप्लिकेशन ड्यूप्लीकेशन होगा डीएनए का, सिंथेसाइज करेगा हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि डुप्लीकेशन कर रहा है, डीएनए डबल कर रहा है। सिंथेटिक फेज हमेशा याद रखना, सिंथेटिक फेज डीएनए डबल। ठीक है, तो सिंथेटिक फेज में डीएनए को डबल करना है। अब डीएनए को डबल करना है तो डीएनए के साथ क्या था, हिस्टोन प्रोटीन था, हिस्टोन प्रोटीन को भी डबल करना है। तो सिंथेसाइज करेगा हिस्टोन प्रोटीन और डुप्लीकेट करेगा या रेप्लिकेट करेगा डीएनए को, और ईच क्रोमोसोम अब नाउ, अब उसके पास है दो क्रोमैटिड जो कि जॉइंट है सेंट्रोमियर से। अब एक दो क्रोमैटिड है जो कि अब जॉइंट हो गया है सेंट्रोमियर से। ये गैप फेज और ग्रोथ फेज 2 में सेल सारा और मटेरियल एक्यूमुलेट करेगा और सेल ऑर्गेनली बनाएगा, एंड अदर मटेरियल टू फॉर्म सेल ऑर्गेनली। ठीक है, टू फॉर्म सेल ऑर्गेनली, इतना याद रखो। अब देखो प्रोफेज क्या होता है। तो प्रोफेज सेल डिवीजन में हम लोग चले गए। पहले क्या पढ़े कि सेल डिवाइड करने के लिए 95% ड्यूरेशन इंटरफेस, प्रिपरेटरी फेज, और 5% एक्चुअल डिवीजन माइटोटिक फेज। प्रिपरेटरी फेज में G1 एस G2, G1 में क्या करेगा, तो G1 में ग्रोथ करेगा और एक्टिवली सिंथेसाइज करेगा सारा मेटाबॉलिज्म का चीज। बाकी एस में क्या करेगा, सिंथेटिक फेस में डीएनए को डबल करना है, डीएनए को डबल करना है तो हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए, तो उसको भी बनाएगा, सिंथेसाइज करेगा हिस्टोन प्रोटीन को। और जैसे ही ये तुम्हारा डीएनए डबल हुआ, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, तो तुम्हारा क्रोमैटिन क्रोमोसोम बन गया, बीच में सेंट्रोमेयर आ गया। G2 में क्या करेगा, सारा ऑर्गेनेली डबल हो जाएगा, जितना भी लाइसोसोम पेरोक्सिसोम जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया सब डबल हो जाएगा, ताकि अब सेल को दो दो सब दो दो बनना है ना, ताकि दो सेल होगा, दो डॉटर सेल होगा तो एक एक जाए सेल ऑर्गेनेली। अब तुम्हारा एक्चुअल डिवीजन वाले फेस में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस आ गया, और फिर लास्ट में सेल डिवाइड हो जाएगा साइटोकिनेसिस के द्वारा। तो अब इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं प्रोफेस में क्या हुआ। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल तुमको दिखेगा दिखेगा डिवीजन होते हुए कि क्या कैसे डिवीजन हो रहा है। तो प्रोफेस में हम हमेशा याद रखो प्रोफेस का निमोनिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोफेस से पप्पू, प्रोफेस से पप्पू। और जितना ये सी कंडेंसेशन का सी, सेंट्रोसोम का सी, सारा याद रखो, पप्पू कैन। ठीक है, डी से डिसइंटीग्रेशन, डी से डिसअपियरेंस, डी फॉर डांस, और एस से स्पिंडल अपैरेटस,
साला। पप्पू कैन डांस साला, ये गाना था ना जो अभी जा करके स्पॉटिफाई पे सुन लेना, ठीक है? पप्पू कैन डांस वाला। तो क्लास के बाद, अभी नहीं। प्रोफेस क्या होता है? प्रोफेस में निमोनिक्स याद रखो, पप्पू कैन डांस वाला। ये मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया था, जो कि बहुत ही अच्छी टीचर है, हमारी गुरु माँ। तो उन्होंने मुझे सिखाया, अब हम तुमको सिखा रहे हैं कि ये प्रोफेस में याद रखो निमोनिक्स, पप्पू कैन डांस साला। और ये पप्पू हमारा प्रोफेस, कैन हमारा कंडेंसेशन, सेंट्रोसोम, डी फॉर डिसइंटीग्रेशन डिसअपियरेंस, एस फॉर स्पिंडल अपैरेटस, ठीक है? अब अर्ली प्रोफेस में हमारा क्या होगा? प्रोफेस भी दो चीज में टूटा हुआ है, एक अर्ली प्रोफेस, एक लेट प्रोफेस, ठीक है? अब देखो, तुम लोग के बुक में अर्ली प्रोफेस और लेट प्रोफेस को एक साथ ही प्रोफेस करके दिया हुआ है। तो अगर तुम लोग से पूछेगा कि प्रोफेस प्रोफेस में क्या क्या होता है, तो पहला क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाएगा, सी फॉर कंडेंसेशन। तो क्रोमैटिन बनेगा कंडेंस होकर के क्रोमोसोम, और सेंट्रोसोम डिवाइड कर देगा दो सेंट्रियोल में। सेंट्रोसोम किस में था? प्लांट सेल में था, है ना? नहीं, प्लांट सेल में नहीं था, एनिमल सेल में था। सेंट्रोसोम एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सब भूलना नहीं है, बच्चा वाला चीज है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, प्लांट सेल में कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सेंट्रोसोम हमारा, जो सेंट्रोसोम था वो दो डॉटर सेंट्रियोल में डिवाइड हो जाता है, ऐसे रहता है कुछ सेंट्रोसोम, ठीक है? ऐसे सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करेगा? दो बन जाएगा, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सेंट्रोसोम दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। तो समझ गए, कैन से कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल बन गया। देखो, क्रोमोसोम क्या हुआ? कंडेंस हो गया। ये देखो यहाँ पर, ये तुमको इतना ये जाली 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 स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके, ये यहाँ पर कंडेंस होके देखो कहाँ पे चला गया, ये रेड रेड हो गया। समझ में आया? ये कंडेंस हो गया। और ये यहाँ रेड रेड वाला स्ट्रक्चर देखो कंडेंस हो गया। सेंट्रोसोम क्या था? तो ये तुम्हारा एक सेंट्रोसोम था एक ठो, ये दो ठो सेंट्रियोल बना दिया। ये देखो दो सेंट्रियोल दिख गया तुम लोग को। अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप एक तो ब्लू वाला, ये ब्लू वाला न्यूक्लियर एनवेलप देखो, ये न्यूक्लियर एनवेलप है ब्लू वाला। अब ये टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, देखो यहाँ टूट गया, है ना? टूट गया ना? और डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ई आर गोल्जी बॉडी, सारा जितना भी न्यूक्लियस था, ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, सारा गायब हो गया, गायब हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है। और स्पिंडल अपैरेटस फॉर्म होने लगा। ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल बाद में एक रस्सी रस्सी टाइप का धागा बनाएगा, रस्सी समझो, रस्सी फेंकेगा, स्पाइडर का वेब। और इसी को बोलते हैं स्पिंडल अपैरेटस, ठीक है? एस्ट्रल रेस, जो कि तुम्हारा क्रोमोसोम को पकड़ेगा, ठीक है? तो प्रोफेस में क्या हुआ? पी फॉर पप्पू, कैन फॉर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम डिवाइड इनटू टू डॉटर सेंट्रियोल, डी फॉर डांस और डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप टूटेगा और डिसअपियर हो जाएगा सारा चीज, न्यूक्लियस, ई आर गोल्जी बॉडी सब गायब हो जाएगा, स्पिंडल अपैरेटस फॉर्म हो जाएगा, एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो मेटाफेस में, मेटाफेस में क्या होगा? ये हमारा सेंट्रियोल, ये हमारा ये वाला, ये हमारा सेंट्रियोल, ये हमारा सेंट्रियोल, और ये हमारा हो गया तुम्हारा एस्ट्रल रेस। ये रेड वाला हो गया हमारा एस्ट्रल रेस, देखो यहाँ पर, सॉरी, ये हमारा एस्ट्रल रेस, ये रेड वाला एस्ट्रल रेस है, ओके? और ये क्रोमोसोम इसमें दिख ही नहीं रहा है, कंडेंसेशन होके कहाँ गया डायग्राम में दिख ही नहीं रहा है। पर यहाँ पर मान लो ये ब्लैक कलर से हम लोग बना देते हैं। शुरू, अभी ऐसे शुरू वाले डायग्राम में मेरे को लगा कि यही क्रोमोसोम है, सॉरी, ये ये यहाँ क्रोमोसोम, ये जो ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर था, ये ब्लैक ब्लैक यहाँ पर स्ट्रक्चर था, ये क्रोमोसोम बना दिया। और रेड रेड ये वाला एस्ट्रल रेस है, ठीक है? ये रेड वाला एस्ट्रल रेस है, एस्ट्रल रेस। तो अब यहाँ देखो मेटाफेस में, ये हो गया सेंट्रियोल, ये रेड वाला एस्ट्रल रेस, और ये हमारा हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या हो गया? मेटाफेस, मेटा मतलब मिडिल, क्रोमोसोम सारा जब मिडिल में इक्वेटर में अरेंज्ड हो जाए, ठीक है? और एस्ट्रल रेस इसको पकड़ के रखा ही है, तो इसको बोलते हैं मेटाफेस, ठीक है? प्रोफेस में क्या हुआ? अभी पढ़े कि क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बन गया, थ्रेड था, अब क्रोमोसोम बन गया, और ज्यादा सारा न्यूक्लियस, ई आर गोल्जी बॉडी सब गायब हो गया, और ये एस्ट्रल रेस हमारा रेड रेड वाला बन गया।
और उसके बाद सेंट्रियोल दो ठो में सेंट्रोसोम दो ठो सेंट्रियोल में डिवाइड हो गया। मेटाफेज में क्या हुआ, ये सारा क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके अरेंज हो गया, एक लाइन से अरेंज हो गया। और यही सबसे बेस्ट होता है जब हम लोग को क्रोमोसोम दिख रहा होता है। देखिए प्रोफेज में दिख रहा था, क्रोमोसोम नहीं दिख रहा था, पर यहाँ देखो कितने सुंदर से दिख रहा है। एनाफेज टेलोफेज में भी दिखेगा क्रोमोसोम, पर उस समय ना कोई इधर भागेगा कोई इधर भागेगा, पर यहाँ पर इक्वेटर में सब कोई लाइन से अरेंज्ड है। और जब भी सब कोई जब लाइन से अरेंज्ड हो जाएगा तो अच्छे से दिखेगा। तो इसलिए बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, सेल का जब स्ट्रक्चर अगर पढ़ना है कि सेल के अंदर क्या क्या है, तो मेटाफेस में उसको पढ़ो, सेल डिवीजन का मेटाफेस में जाकर के पढ़ो, तो अच्छे से तुमको दिखेगा कि सेल डिवीजन के समय क्या क्या है एक्चुअली में। स्पिंडल फाइबर अटैच रहेगा काइनेटोकोर के साथ ऑफ द क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये देखो, ये है क्रोमोसोम, ठीक है, और ये हमारा है सेंट्रोमियर, ये हमारा है सेंट्रोमियर, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम। और ये हमारा है काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, ठीक है, ये हमारा है काइनेटोकोर। जो दो, ये देखो, दो सिस्टर क्रोमैटिड का इसको सेंट्रोमेयर के ऊपर ये कवरिंग है और दो सिस्टर क्रोमैटिड को अटैच भी कर रखा है। तो ये स्पिंडल फाइबर किससे जाके अटैच होगा, ऐसे आकर के धागा किससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा, ऐसे करके धागा आकर के स्पिंडल फाइबर सारा इससे अटैच होगा। देखो ये जा करके ना यहाँ अटैच होगा। तो ये स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या रहता है, अलाइन रहता है इक्वेटर में, इक्वल डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन में अरेंज रहता है इक्वेटर पे, aligned at equal in a, ओ सॉरी यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, इक्वेटर होगा, इक्वेटर इन अ स्ट्रेट लाइन। और मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट फेस होता है मेटाफेस। इतना याद हो गया। क्रोमोसोम क्या हो गया, बीच में आके लाइन लग गया। अब यहाँ पर जैसे ही तुम्हारा एनाफेस में क्या होता है, एना मतलब होता है अलग, बस ऐसे याद रखो, एना मतलब होता है अलग, एना होता है अलग। तो अब ये क्या करेगा, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को लेकर के जाएगा अपोजिट पोल में। समझ पाया, यहाँ पर जैसे ही मेटाफेस में अरेंज था, ये आकर के इसको पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ पर आकर के काइनेटोकोर में अटैच हो गया एस्ट्रल रेस, यहाँ पर आकर के काइनेटोकोर में अटैच हो गया। ये तुम्हारा काइनेटोकोर, देखो काइनेटोकोर में यहाँ एस्ट्रल रेस अरेंज हो गया, यहाँ एस्ट्रल रेस अरेंज हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको लेकर के एक थ्रेड यहाँ चल जाएगा और ये वाला एक थ्रेड यहाँ चल जाएगा, बीच से इस दोनों को तोड़ दिया, तोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये दो, ये अलग सिस्टर क्रोमैटिड दोनों अलग अलग भागेगा। देखो भाग रहा है। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड, सेंट्रोमियर क्या हुआ, बीच से दोनों को छोड़ दिया, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को कौन अटैच किया था, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर को। अब सेंट्रोमियर क्या हुआ, डिवाइड हो गया, सेंट्रोमियर ही टूट गया, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड एंड द टू सिस्टर क्रोमैटिड नाउ फॉर्म्स क्रोमोसोम, और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अब अलग अलग क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। ये जो दोनों अटैच था, ये तो दोनों अटैच था, अब ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, दोनों को कौन लेके जा रहा है, एस्ट्रल रेस खींच के लेके जा रहा है। डॉटर क्रोमोसोम स्टार्ट्स मूविंग अपार्ट, देखो डॉटर क्रोमोसोम क्या हुआ, स्टार्ट्स मूविंग अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाने लगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब खींच रहा होगा, तो सिकुड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर एस्ट्रल रेस, जो स्पिंडल फाइबर ही को ही बोलते हैं एस्ट्रल रेस। बहुत सारा, ये सारा रेड 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 एस्ट्रल रेस है, सारा मिला करके स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर या एस्ट्रल रेस जो बोलो, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये डॉटर क्रोमोसोम पोल की तरफ, ये पोल है इक्वेटर, सॉरी ये इक्वेटर है और ये साइड वाइज पोल है, तो पोल की तरफ खींचा चला आएगा। और यहाँ पर शेप क्या सीन होता है, तो वी शेप सीन होता है, जे शेप दिख रहा होता है, एल शेप दिख रहा होता है, देखो कहीं एल दिखेगा, कहीं जे दिखेगा, ठीक है। तो ये वी जे एल शेप यहाँ पर दिख रहा होता है एनाफेस में। टीलोफेस में क्या होगा, देखो अब टीलोफेस में यहाँ पर दोनों, टीलोफेस में दोनों चला गया, यहाँ पर देखो एनाफेस में क्या हुआ, अलग हुआ। अब अलग हो करके ये यहाँ पर मान लो कि ये और ये यहाँ पर सेपरेशन हो जाए, ये जो ब्राउन वाला है ना, एक मिनट, ये ब्राउन कलर यहाँ पर मान लो कि अब यहाँ पर कुछ फरो टाइप का फॉर्मेशन हो जाए, ये दोनों अलग हो जाए, बस दो सेल बन गया। तो यही बोलते हैं टीलोमेयर। टीलोमेयर में क्या होगा, क्रोमोसोम अब दोनों साइड इधर पोल में चला गया, इधर साइड ऑफ द पोल में चला गया, क्रोमोसोम अब अनकॉइल होगा और फिर बनाएगा क्रोमैटिन नेट।
क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन कंडेंस होके बनाया क्रोमोसोम। टीलोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में क्या था, एक बात याद रखो, अगर तुमको प्रोफेस याद है, टीलोफेस पूरा अपोजिट कर दो। प्रोफेस में क्या था, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाया था। टीलोफेस में क्रोमोसोम अनकंडेंस होकर के क्रोमैटिन बनाएगा, उल्टा हो गया। उसमें स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल रेस बना था, अपीयर हुआ था। टीलोफेस में गायब कर दो, स्पिंडल फाइबर एस्ट्रल रेस डिसअपियर कर दो। उसमें न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस डीजेनरेट हुआ था, टूट रहा था और गायब ही हो गया था। और लेट प्रोफेज में फिर वो गायब हो जाएगा धीरे धीरे, मेटाफेज में गायब हो गया। बट टीलोफेज में क्या हुआ, वो दिख रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस रीअपियर हो रहा है। क्रोमोसोम फॉर्म टू ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ द पोल। बस ये तुम्हारा थोड़ा सा अलग पॉइंट है कि क्रोमोसोम दो ईदर साइड ऑफ द पोल में दिख गया। अब देखो, मेटाफेज में बीच में क्रोमोसोम अरेंज था, टीलोफेज में दोनों पोल के तरफ खींचा चलाया। तो फिर अब बीच में जब फरो फॉर्मेशन हो गया, ये दोनों सेल देखो आपस में टूटने के लिए फरो बनाने लगा, गड्ढा करने लगा, बीच से जुड़ने लगा। तो अब इसी को बोलते हैं कि दोनों क्रोमोसोम ईदर साइड ऑफ द पोल में अरेंज हो गया। अब उसमें जो जो पड़े थे, बस जस्ट उल्टा कर दो। उसमें न्यूक्लियोलस अपीयर हुआ, डिसअपियर हुआ था, इसमें न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। उसमें स्पिंडल फाइबर बना था, इसमें गायब हो गया। उसमें क्रोमैटिन क्रोमोसोम बना था, इसमें क्रोमोसोम क्रोमैटिन बन गया। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम, अब ये क्योंकि यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, दोनों टूट करके चला गया, तो दोनों अब अनकॉइल होकर के फिर क्रोमैटिन बन गया। ठीक है, यहाँ देखो, डिवीजन फेज में होगा दो चीज, एक होगा कार्योकाइनेसिस, एक होगा साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मतलब, कार्यो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस होता है डिवीजन, साइटो मतलब होता है सेल, काइनेसिस होता है डिवीजन। तो कार्योकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये बस याद रखना है। अब अच्छा, ये हाँ यहाँ देख लो, ये हो गया अर्ली प्रोफेस, समझ आया, अर्ली प्रोफेस जहां पर सेंट्रोसोम्स दो सेंट्रियोल में टूटा है और हमारा क्रोमैटिन फाइबर है। क्रोमैटिन फाइबर लेट प्रोफेस में क्रोमोसोम बन जाएगा, न्यूक्लियोलस डीजेनरेट हो जाएगा, सेंट्रियोल तुम्हारा दोनों एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन करेगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा। मेटाफेज में सब इक्वेटर पे अरेंज हो जाएगा, यहाँ पर बेस्ट स्टडी होता है मॉर्फोलॉजी। एनाफेज में दोनों अलग अलग हो जाएगा, दोनों अपोजिट पोल की तरफ भागने लगेगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर खींच रहा है, सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। टीलोफेज के समय क्या होगा, बीच में फरो फॉर्मेशन होगा, गड्ढा होगा और दोनों सेल आपस में हो जाएगा, जैसे जैसे प्रोफेज में लिखे थे उसका उल्टा टीलोफेज में कर देना है। साइटोकाइनेसिस क्या होगा, सेल एक्चुअल में अब डिवाइड हो गया, और जो ये एक सेल था, अब देखो तुमको दो सेल मिल गया। तो बस यही तो होता है सेल डिवीजन, एक सेल था, दो सेल बनाना है। अब ये प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में भी कुछ नहीं, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे एनिमल सेल में पढ़े थे ठीक प्लांट सेल में पढ़े थे। बस प्लांट सेल में प्लांट ये स्क्वायर बनाओगे, क्यों, और दो ठो सेल बनाओगे, एक सेल मेम्ब्रेन एक सेल वॉल। पहले लेक्चर में पढ़े हो कि सेल वॉल रहता है, प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेल वॉल इसमें रहता है, एनिमल सेल में नहीं रहता था। एनिमल सेल में तुम ऐसे जीरो एक गोल बना दिए, एनिमल सेल दिख गया। प्लांट सेल में दो बनाना पड़ेगा, एक सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके बाद इंटरफेस भी ठीक उसी प्रकार, प्रोफेस में ठीक उसी प्रकार, मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज। ठीक है, इसमें एक मिनट सॉरी, इसमें क्या होगा कि हाँ, इसमें क्या होगा कि सेल प्लेट बिगिन होगा टू फॉर्म फ्रॉम इक्वेटर टू फेरीफेरी। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, सेल का जब डिवीजन हुआ था, तो फेरीफेरी, फेरीफेरी मतलब होता है साइड वाइज, साइड से बीच की तरफ गड्ढा होना स्टार्ट हुआ है, साइड से बीच की तरफ। ये देखो ऐसे और ऐसे मान लो बना हुआ है, ठीक है, तो ये साइड से बीच की तरफ गड्ढा हो रहा है, और ये गड्ढा जब ऐसे हो जाएगा तो दो सेल बन जाएगा, है ना। पर पर सेल प्लेट में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, एक सेल है, इसको टूटना है, तो ये बीच से गड्ढा होगा, ये बीच है, ये बीच से ऐसे 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 करके गड्ढा होगा, और फिर तब ये टूटेगा। समझ में आया। तो टीलोफेस में, प्लांट सेल में सेल प्लेट बिगिन होता है टू फॉर्म फ्रॉम इक्वेटर टू फेरीफेरी, बीच से शुरू होता है और साइड वाइज जाता है। ठीक है, और एनिमल सेल में क्या था कि साइड, एनिमल सेल में क्या था, साइड से शुरू हो रहा था और बीच में जा रहा था, तो फेरीफेरी टू इक्वेटर। इसमें प्लांट सेल में डिवीजन क्या होता है, इक्वेटर टू फेरीफेरी, बीच से साइड वाइज, बीच से टूटना स्टार्ट हुआ,
और साइडवाइज गया और ये फिर दोनों एक और दो टूट जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का। तो माइटोसिस हमेशा याद रखना कि माइटोसिस में ग्रोथ होता है, रिप्लेसमेंट होता है, कहीं पर भी कट गया छट गया तो वहां पर जो सेल चाहिए हम लोग को वो प्रॉपर सेल चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें रहे, कोई आधा से हम लोग का काम नहीं चलने वाला है। तो ग्रोथ के लिए काम है, रिप्लेसमेंट के लिए काम है, साइज माइटोसिस में साइज सेम रहता है क्योंकि क्रोमोसोम सेम रहता है, रिपेयर डैमेज सेल टिश्यू के लिए काम है और रिप्रोडक्शन के लिए काम है, पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि यूनिसेलुलर में एक सेल होता है, दो डॉटर सेल इसी से बनता है। तो ये 2n था तो ये भी 2n ही चाहिए, इसको भी 2n ही चाहिए, क्योंकि यही फिर अपने ही सेल्फ रिप्रोडक्शन करेगा। इसके पास कोई पार्टनर नहीं आया डॉटर सेल बनाने के लिए। समझ में आया? तो इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारा चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए माइटोसिस, जो कि इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन हो यहाँ, क्योंकि पार्टनर नहीं आने वाला है, खुद ही से रिप्रोडक्शन करना है। तो रिजल्ट ऑफ माइटोसिस अनकंट्रोल मैनर में अगर होने लगे, कोई एक सेल है, बहुत ज्यादा इसका ग्रोथ हो जाए, बहुत ज्यादा इसका साइज बढ़ जाए, ठीक है, या तो बहुत बड़ा साइज बढ़ जाए तो सिस्ट हो जाएगा, ये ट्यूमर का ये रूप ले लेगा। और बहुत ज्यादा अगर मान लो सेल एक बहुत ज्यादा नंबर में हो जाए तो फिर यही कैंसर ट्यूमर का बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो सेल का अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रोथ बहुत हार्मफुल है। अब मियोसिस में देखो, हमेशा याद रखो कि मियोसिस में एक सेल है 2n सेल, इसको हम लोग को n बनाना है ना, क्योंकि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब हम लोग को यहाँ पर स्पर्म और ओवम में हम लोग को चाहिए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो अब हम लोग को क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना है। इसमें सबसे पहले जब डिवीजन होगा तो उसमें हम लोग मियोसिस 1 कराएंगे और फिर मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 कराएंगे। ठीक है, मियोसिस 1 नॉर्मल मियोसिस है, रिडक्शनल डिवीजन जो बोलते हैं, और पर मियोसिस 2 हमारा इक्वेशनल डिवीजन है, जिसमें कि हम लोग को नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदला नहीं जाता, इक्वल रहता है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, जो कि जिसमें कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इस ये हम लोग को डिवाइड करना है और यहाँ पर बनाना है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस काम करेगा, यहाँ पर मियोसिस काम करेगा। ठीक है, और फिर मियोसिस 23 क्रोमोसोम, फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा, 23 ही रहेगा, इसमें भी 23 रहेगा, इसमें भी 23, इसमें भी 23। तब यहाँ पर क्या हुआ, क्रोमोसोम तो इक्वल रखे तुम पर सेल तो डिवाइड किए तुम। तो अब यहाँ पर क्यों इक्वेशनल डिवीजन लगाएंगे, माइटोसिस। तो इसको माइटोसिस को ही मियोसिस 2 भी बोलते हैं। तो ये पहला वाला हो गया मियोसिस 1 और ये दूसरा वाला हो गया मियोसिस 2। ठीक है, तो अब हम लोग को बस वही चीज यहाँ पढ़ना है कि एक सेल था, ईच क्रोमोसोम, जिसमें कि दो दो क्रोमैटिड था। यहाँ पर कितना क्रोमोसोम है, तो 4 क्रोमोसोम है। देखो, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा, एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम आपस में पेयर हो गया, ये पिंक वाला ब्लू के साथ और पिंक वाला ब्लू के साथ एक जगह हो गया। ठीक है, जीन में भी एक्सचेंज बिटवीन देम। अब ये वाला लाइन ना, ये वाला लाइन, ये हमको एक स्लाइड और बढ़ने दो, फिर समझ में आ जाएगा। बस इतना समझो कि एक क्रोमोसोम है, इसमें एक सेल है, इसमें 4 क्रोमोसोम है, मतलब दो दो क्रोमैटिड है पेरेंटल सेल में। अब यहाँ पर तो दो क्रोमोसोम है। अब हम लोग को यहाँ पर जो हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाना है, उसमें हम लोग को 4 क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम करना है। ठीक है, और यहाँ पर सक्सेसफुली दो 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 सॉरी, ये क्रोमोसोम को हटा करके ना क्रोमैटिड लिखो, तब ज्यादा समझ आएगा। ये हो गया क्रोमैटिड, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, क्रोमैटिड। ठीक है, ईच क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर दो क्रोमोसोम, यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम।
इन टू क्रोमोसोम। यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, दो टाइप का क्रोमोसोम है, जिसमें कि चार क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, तीन क्रोमैटिड, चार क्रोमैटिड। क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ, जीन्स एक्सचेंज हुआ बिटवीन देम, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल बना और फिर इसके अंदर दो दो क्रोमैटिड आ गया, एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, ठीक है। और फिर इसके अंदर यहाँ पर जब चार डॉटर सेल बना तो दो दो क्रोमैटिड ही मेंटेन रहा, और ये दो दो क्रोमैटिड फिर एक एक क्रोमोसोम बन जाएगा, इसमें जब मिल जाएगा तो ये हमारा एक एक क्रोमोसोम बन जाएगा, और हम लोग को वही चाहिए। पर डीएनए कंटेंट क्या होगा, हाफ हो जाएगा सब में। क्रोमोसोम चार रहे, दो रहे, कुछ भी रहे, एक्चुअल में बात किसका हो रहा है, डीएनए कंटेंट का हो रहा है। डीएनए कंटेंट कैसे चेंज हो रहा है, तो पहले 2n डीएनए कंटेंट था, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, मियोसिस 1 हुआ तो 23 नंबर ऑफ 23 पेयर क्रोमोसोम हो गया। मियोसिस 2 हुआ तो मियोसिस 2 में एक्चुअल नंबर मेंटेन रहा, इसलिए इसको माइटोसिस भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही हम लोग को मिला। अब यहाँ पर जीन्स एक्सचेंज हुआ है, देखो कैसे। ये एक तुम्हारा ब्लू क्रोमोसोम है, ये रेड क्रोमोसोम है, ठीक है। दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या हुआ, ये तुम्हारा रेड वाला क्रोमोसोम ब्लू वाला क्रोमोसोम के साथ क्रॉस कर गया, क्रॉस किया तो अब इस क्रोमोसोम के अंदर कुछ रेड का कैरेक्टरिस्टिक आ गया, इस रेड क्रोमोसोम के अंदर कुछ ब्लू का कैरेक्टरिस्टिक आ गया, और इसी को बोलते हैं जीन का ट्रांसफर हो चुका है। समझ में आया कि ये सक्सेसफुली जीन का ट्रांसफर अब हो चुका है। अब क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब इसके अंदर जीन का ट्रांसफर हो चुका, क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ, अब क्रोमैटिड का अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जीन का ट्रांसफर हो गया। देखो ये ब्लू के अंदर रेड का कैरेक्टरिस्टिक घुस गया, रेड के अंदर ब्लू का कैरेक्टरिस्टिक घुस गया। अब ये भी तुम्हारा एन है, ये भी तुम्हारा एन है, अब कोई भी एक जाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव सेल में जो ग्रोथ था। देखो, पेयर्ड क्रोमोसोम सेपरेट वन फ्रॉम ईच पेयर गोस इनटू ईच टू डॉटर सेल। दोनों जो ऐसे करके दोनों आपस में था। मियोसिस 2 में क्या हुआ, मियोसिस 1 के बाद क्या हुआ, दोनों हाफ हाफ चला गया, दोनों हाफ हाफ चला गया तो ये देखो, ये दोनों हाफ हाफ चला गया। मियोसिस 2 में क्या हुआ, मेंटेन रहा, मेंटेन जैसे ही रहा, जो एन 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 ईच क्रोमोसोम सेपरेट इनटू टू क्रोमैटिड, वन क्रोमैटिड ऑफ ईच काइंड गोस इनटू टू डॉटर सेल्स, और फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में क्या करना है, देखो मियोसिस के अंदर इतना डिटेल में तो मियोसिस तुम लोग का बुक में दिया हुआ ही नहीं है, और अगर मियोसिस के अंदर कुछ भी पूछेगा तो यही पूछेगा कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 क्या होता है। तो मियोसिस 1 हमारा होता है एक्चुअल में रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें 46 से 23 सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल में, तो 46 से 23 आ जाता है क्रोमोसोम। और फिर मियोसिस 2 में क्या होता है, तो मियोसिस 2 होता है इक्वेशनल डिवीजन, इसमें बस हम लोग को कराना है जीन का एक्सचेंज, जीन को एक्सचेंज कराना है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराना है, जीन का ट्रांसफर कराना है। इसमें डीएनए कंटेंट वापस से जब सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रखा होगा, जीन ट्रांसफर हो रखा होगा, पर क्रोमोसोम नंबर 23 का 23 ही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो मियोसिस 2 में माइटोसिस हुआ, एक्चुअल में इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन सेल डिवाइड हुआ, पर हुआ क्या है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जीन का डीएनए कंटेंट का जो डीएनए कंटेंट है वो चेंज नहीं हुआ, अनचेंज्ड रहा है, ठीक है। तो इसलिए मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन, जिसमें कि डीएनए कंटेंट हाफ हो गया है, पर मियोसिस 2 को बोलते हैं माइटोसिस की तरह ट्रीट करते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें कि सिर्फ क्रॉसिंग ओवर हुआ है, कोई डीएनए का कंटेंट चेंज नहीं हुआ है, बस। और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना ही तुम लोग को ये डायग्राम बना के देने वाला है, ये वाला डायग्राम, और ना ही तुम लोग को कुछ बना के देने वाला है, ना ही तुम लोग को कुछ पूछने वाला है, ठीक है। बस क्या पूछेगा, तो क्रॉसिंग ओवर पूछ सकता है। तो पेयर्ड क्रोमोसोम जब सेपरेट हो जाएगा और दोनों डॉटर सेल के अंदर चला जाएगा और जीन का ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर पूरा समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसी स्लाइड को बस क्रॉसिंग ओवर अगर पूछेगा तो क्रॉसिंग ओवर इसी को समझा देना है, और कुछ भी नहीं। मियोसिस का अगर सिग्निफिकेंस पूछेगा तो मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पीसीज कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीसीज में कांस्टेंट रखा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्यों, क्योंकि एक पेरेंट है, वो ऑफस्प्रिंग बनाए,
पेरेंट के अंदर 46 क्रोमोसोम है, ऑफस्प्रिंग के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। पेरेंट हमारे ह्यूमन बींग्स है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो बच्चा है वो 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थोड़ी हो जाएगा उसके अंदर भी 46 हो जाएगा। तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये मेंटेन कर रहा है स्पीसीज दर स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कौन कर रहा है? तो मियोसिस कर रहा है। कॉज मिक्स ऑफ मिटरनल एंड पेटर्नल कैरेक्टर्स। माँ का कैरेक्टर और पापा का कैरेक्टर दोनों को मिक्स कौन कर रहा है? तो मियोसिस कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्रॉसिंग ओवर से कर रहा है। जीन ट्रांसफर हुआ, दिख रहा है हम लोग को। मियोसिस क्या कर रहा है? तो कॉज कर रहा है मिक्सिंग ऑफ मैटरनल और पैटर्नल जीन, जीन का ट्रांसफर हुआ। क्रोमोसोम का ट्रांसफर हुआ, क्रोमोसोम का मिक्स हुआ, तो जीन का भी मिक्सिंग हुआ। तो रिकॉम्बिनेशन और नॉन कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, रिकॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इसको बोलते हैं। जब मैटरनल और पैटर्नल जीन्स मिक्स हुआ तो एक नया कॉम्बिनेशन पैदा हुआ। ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन मिला, जो कि हम लोग को जाइगोट, जो कि एक बच्चा है, माँ और पापा का मिक्सचर है, एक नया इंडिविजुअल है। ठीक है, माइटोसिस किसको कहते हैं और मियोसिस किसको कहते हैं? ये 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, जिसमें भी डिफरेंस बिटवीन आना ही आना है। तो माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है, बॉडी सेल्स में होता है। मियोसिस जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। जर्म सेल्स को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड इसमें करता है सिर्फ एक बार, इसमें मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ये तुम लोग को, ये ये मत याद रखो, ये याद रखो। इट ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स, पहला नंबर। ये डिवाइड होता है तुम्हारा, ये भी याद मत रखो, ये याद रखो डॉटर सेल्स, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का है। डॉटर सेल्स डिप्लॉइड होगा, इसमें डॉटर सेल्स हैप्लॉइड होगा। ठीक है, 2n का 2n उतरेगा या 2n का n उतरेगा, हैप्लॉइड। नो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं पढ़े थे, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर पढ़े थे। क्यों? क्योंकि इसमें जीन का ट्रांसफर करना है। मियोसिस में जीन का ट्रांसफर होगा तभी जा करके मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का के बाद जो जाइगोट बनेगा उसमें जीन ट्रांसफर हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल है, जीन का ट्रांसफर यहाँ जरूरी है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करेगा। ये क्या करेगा? इंक्रीज करता है नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स। ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा एग और जर्म सेल्स। सिंपल है, रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करेगा। हीलिंग ग्रोथ में काम करेगा। ये जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन में काम करेगा। यहाँ पर 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है माइटोसिस में, यहाँ 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है माइटोसिस में। एक डॉटर सेल था जो बाद में 2 बना मियोसिस 1 के बाद, और फिर ये मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 में, जो कि माइटोसिस के जैसा था, 4 डॉटर सेल बना। ये हमारा 2n था, ये हमारा nn हुआ, रिडक्शनल डिवीजन एक्चुअल में। पर फिर ये nn सिर्फ यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इस स्टेप में कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल डिवीजन हुआ है, तो nn हमारा नॉर्मल डिवाइड कर गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैल फंक्शनिंग, अगर माइटोसिस का मैल फंक्शनिंग होगा तो तुम्हारा रिजल्ट करेगा कैंसर में। और यहाँ पर मियोसिस का मैल फंक्शनिंग होगा तो अगर मान लो कि 46 क्रोमोसोम से थोड़ा भी ज्यादा, 47 48 चला जाता है, तो ये डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम रूप ले लेगा, जिसमें बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा। उसमें जेनेटिक्स जीन ही उसका खराब होगा। ठीक है, जिससे कि जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट छोड़ दो और ये बाकी का पॉइंट एग्जाम में लिख लेना। 3 या फिर 5 पूछेगा, ऑलरेडी तुम लोग के पास आते हैं। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं था, सेंट्रोजोम सेंट्रियोल एक ही हुआ। सेंट्रोजोम का प्लूरल सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम एक था, टूटा सेंट्रियोल बना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट था, एनिमल्स में सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम प्रेजेंट था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एस्टर्स इसमें नहीं बना क्योंकि सेंट्रोजोम ही एस्टर बना रहा है, एस्टर रेस बना रहा है। एस्टर्स इसकी को बोल रहे हैं एस्टर रेस। स्पिंडल फाइबर्स यहाँ लिख लो कि एस्टर हो गया, स्पिंडल हो गया, स्पिंडल फाइबर हो गया, एस्ट्रल रेस हो गया, सब एक ही बात है। ठीक है, तो एस्टर, स्पिंडल फाइबर्स, एस्ट्रल रेस इसमें फॉर्म हुआ है। सेल डिवीजन यहाँ फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट से हुआ है। यहाँ सेल डिवीजन एनिमल्स में वो फरो फॉर्मेशन से हुआ था ना। सेल डिवीजन क्या हो रहा था? एक गड्ढा होते जा रहा था, फरो फॉर्मेशन हो रहा था। और यहाँ पर प्लांट सेल में क्या हो रहा था? तो प्लांट सेल में प्लांट
प्लांट सेल में बीज से स्टार्ट हुआ था और फेरी फेरी तक गया था और सेल प्लेट डिवाइड हो गया था। सेल प्लेट बना था, सेल प्लेट बनते 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 काट दिया। सेल प्लेट बना और कट गया। दोनों सेल आपस में दोनों में दो हो गया। ठीक है, तो सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, यहाँ पर ऐसे बीच में। ठीक है, ऑकर्स मेनली एट मेरिस्टम, ऑकर्स इन टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी। ये प्लांट है तो मेरिस्टमैटिक में रहेगा डिवीजन, क्योंकि वो लेंथ ज्यादा ग्रोथ होता है, और एनिमल्स में थ्रू आउट द बॉडी सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। बाकी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। होप सो कि तुम लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 समझ में आया होगा। बाकी अगर तुम लोग को नोट्स चाहिए तो कमेंट में बता देना। कोई भी डाउट होगा, पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था प्यूरिन और पिरामिडीन में, तो वो हम कमेंट सेक्शन में बता दिए थे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।